भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक जमाना था जब इस सिर्फ कुछ वकीलों और पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन हुआ करता था। लेकिन फिर एक शख्स आया जिसने इसे करोड़ों किसानों, मजदूरों और आम लोगों के संघर्ष में बदल दिया। आज हम महात्मा गांधी की उसी कहानी को समझेंगे, 1915 से 1948 के उस दौर को जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये उस आंदोलन के विशाल पैमाने को दिखाती है जिसे एक अकेले इंसान गांधी जी ने प्रेरित किया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक पूरे राष्ट्र का जागरण था जिसमें हर तबके के लोग शामिल हो रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक अकेले इंसान ने कैसे करोड़ों लोगों को आज़ादी की एक लड़ाई के लिए एकजुट कर दिया? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं गांधी जी के भारत आगमन से। फिर उनके शुरुआती आंदोलनों को देखेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे असहयोग, नमक सत्याग्रह और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए उन्होंने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 1915 में। मोहनदास करमचंद गांधी लगभग 2 दशकों के बाद विदेश से अपनी मातृभूमि लौटे। इन सालों का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था और वहां के अनुभवों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेसन कहते भी हैं, असल में दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया था। वहीं उन्होंने भारतीय समुदाय के हक के लिए लड़ते हुए अपनी उस रणनीति को तराशा था जो आगे चलकर भारत को आज़ादी दिलाने वाली थी। और वहीं पर उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार का आविष्कार किया, सत्याग्रह, यानी अहिंसक विरोध की एक बिल्कुल नई तकनीक। इसका मकसद सिर्फ भेदभाव को चुनौती देना नहीं था, बल्कि अलग अलग धर्मों के बीच प्यार और सद्भाव बढ़ाना भी था। और यही सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। भारत आने के ठीक 1 साल बाद गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण दिया। और वहां कौन मौजूद था? देश के सबसे अमीर और असरदार लोग, राजे महाराजे और बड़े बड़े नेता। उन्होंने वहां मौजूद अमीर और सजे धजे लोगों को देखकर साफ साफ कहा, भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने आप को इन गहनों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। सोचिए, ये उस राष्ट्रवादी लीडरशिप पर एक सीधा हमला था जो भारत के करोड़ों गरीबों से बिल्कुल कटी हुई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई महलों से नहीं, झोपड़ियों से लड़ी जाएगी। तो थ्योरी तो बन गई थी, अब बारी थी उसे जमीन पर उतारने की। देखते हैं कि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को भारत की धरती पर कैसे लागू किया और कैसे उन्होंने आम लोगों का भरोसा जीता। एक के बाद एक 1917 में चंपारण में नील के किसानों के लिए, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए और फिर खेड़ा के किसानों के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जीतीं। इन शुरुआती कामयाबियों ने उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित कर दिया जो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि गरीबों और शोषितों के हक के लिए जमीन पर उतरता है। और फिर 1919 में अंग्रेज सरकार ने ही गांधी जी को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का मौका दे दिया। उन्होंने रॉलेट एक्ट के जरिए बिना मुकदमे के नजरबंदी जैसे दमनकारी कानून जारी रखने का फैसला किया। गांधी जी समझ गए थे कि अब लोकल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर लोगों को जगाने का वक्त आ गया है। और यहीं से भारत के पहले सच्चे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। और इसी दौरान गांधी जी की पहचान एक राजनीतिक नेता से बढ़कर आम जनता के महात्मा के रूप में बन गई। लेकिन एक मिनट, लोग, खासतौर पर ग्रामीण भारत के किसान और मजदूर, गांधी जी को महात्मा क्यों मानने लगे थे? क्या ये सिर्फ उनके राजनीतिक कामों की वजह से था या कुछ और भी था? बात दरअसल ये है कि उनके बारे में कई तरह की चमत्कारी अफवाहें फैलने लगी थीं। कहीं ये कहा गया कि किसी आलोचक का घर जल गया, तो कहीं ये कि गांधी जी का नाम लेने भर से पत्थरों की बारिश रुक गई। ये कहानियां दिखाती हैं कि आम जनता उन्हें किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं मानती थी। ये एक ऐसा भरोसा था जो बड़े बड़े नेता कभी हासिल नहीं कर पाए। जब 1924 में वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपना ध्यान सामाजिक सुधार पर लगाया। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और छुआछूत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब भारतीय समाज अपनी ही बुराइयों से आज़ाद होगा। ये जन आंदोलन को अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश थी। अब हम आते हैं संघर्ष के उस दौर में जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।
और इसका हथियार बना अवज्ञा का एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद ताकतवर काम। तारीख थी 12 मार्च 1930। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पदयात्रा शुरू की। 3 हफ्तों बाद उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाया। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये उस अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून का उल्लंघन था जो हर भारतीय पर असर डालता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जी हाँ, यही वो ऐतिहासिक पल है। इस एक मुट्ठी नमक ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की आग लगा दी। ये गांधी जी की रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। एक ऐसा मुद्दा चुनना जिससे देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ महसूस करे और आंदोलन का हिस्सा बन जाए। इस जन आंदोलन का असर इतना जबरदस्त हुआ कि ब्रिटिश सरकार को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। गांधी जी 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे, एक ऐसे नेता के रूप में जिसकी आवाज करोड़ों भारतीयों की आवाज बन चुकी थी। और अब स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और इसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि क्रिप्स मिशन भारत की आज़ादी का कोई ठोस वादा करने में नाकाम रहा, तो गांधी जी ने अगस्त 1942 में नारा दिया, भारत छोड़ो। ये एक सच्चा जन आंदोलन था जिसमें युवा कॉलेज छोड़कर जेल जा रहे थे। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने जमीन के नीचे से प्रतिरोध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को इस विद्रोह को कुचलने में 1 साल से ज्यादा लग गया। इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में लोगों ने अपनी समानांतर स्वतंत्र सरकारें तक बना ली थीं। ये इस बात का सबूत था कि जन आंदोलन अब अपने नेताओं के बिना भी चलने के लिए तैयार था। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को वकीलों और डॉक्टरों के बंद कमरों से निकालकर देश की सड़कों और खेतों तक पहुंचा दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और छात्रों को शामिल कर इसे एक सच्चा जन संघर्ष बनाया और उन करोड़ों लोगों को आवाज दी जिनकी कोई आवाज नहीं थी। और ये हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी राजनीतिक आंदोलन को वाकई में अपने सभी लोगों का प्रतिनिधि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? गांधी जी की विरासत आज भी इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।